हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी, है ना। बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो एज़ पर द प्रॉमिस मैंने बात करी थी कि हम कैश फ्लो के ऊपर बात करेंगे, है ना। तो कैश फ्लो वाले क्वेश्चंस के ऊपर बात करने से पहले एक बार हम फॉर्मेट के ऊपर बात कर लें कि फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, या हम यूँ कह लें कि एक वन शॉट की हम बात करें, पूरी ट्रिक की अगर हम बात करें कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हमको पहले पता होना चाहिए, तभी जाकर कैश फ्लो के क्वेश्चन सॉल्व हो पाने पॉसिबल हुए। ठीक है बात। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। जितना पॉसिबल हो पाएगा, मतलब मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि इस वीडियो में आपको लगभग सारी चीजें पता चल जाएं, जो इंपॉर्टेंट है वो पता चल जाए आप लोग को, है ना। तो अब देखें, पहले बात हम करें कैश फ्लो की। कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या हुआ, है ना। अब कैश फ्लो क्या होता है, उसके कितने मेथड्स हैं, है ना। यू नो वेरी वेल। कैश फ्लो का मतलब हुआ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैश का एग्जैक्ट लेवल पर फ्लो कंपनी के अंदर कितना है ना। अल्टीमेट लेवल पर ये होता है ना। देखो, समझ में आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कंपनी को मान लिया नेट प्रॉफिट किसी वर्ष होता है ना। कंपनी को मान लिया किसी वर्ष 4 लाख का प्रॉफिट होता है ना। अब 4 लाख का जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ ना, ये पता चला हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। ये हम सबको पता है कि भाई प्रॉफिट की जानकारी हम लोग, नेट प्रॉफिट की जानकारी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया करते हैं। तो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब जब ओनर है ना, कोई ओनर मान लिया कोई एक्स इसका ओनर था, तो ओनर ने दिखाया ना हमें तो 4 लाख प्रॉफिट हुआ पड़ा। वो बड़ा चौड़ा हो रहा था कि भाई मुझे तो 4 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ पड़ा है। तो जब उसने अपने जेब में हाथ डाला ना, जेब में इन द सेंस उसने जब अपना बैंक अकाउंट खगाला होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए है। ये कंडीशन आती होगी कभी, है ना, कि सिर्फ उसके बाद 30,000 रुपए। अब उसने कहा यार ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, मेरे पास 4 लाख रुपए होने चाहिए थे, क्योंकि मुझे प्रॉफिट 4 लाख रुपए हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास कैश 30,000 रुपए क्यों है ना। बाकी का 370 कहाँ चला गया। तो ये 370 पॉसिबल होगा कि आपने अपना जो रेवेन्यू जनरेट करा होगा, वो करा होगा थ्रू द क्रेडिट सेल। आपने लोगों को उधार बेचा होगा। प्रॉफिट तो आपको 4 लाख हुआ है, ठीक है, लेकिन भाई उसमें क्रेडिट सेल थी वो ज्यादा रही होगी। दैट्स व्हाई यू हैव गॉट दिस प्रॉफिट। तो एग्जैक्ट लेवल पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट ये हुआ कि भाई कितना कैश जनरेट हुआ, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है, प्रेजेंट टाइम पे कितना कैश हमारे पास है, सो दैट कि हम अपने सारे काम धाम कर पाए। तो उसके लिए जानकारी के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया करते हैं। ठीक है बात। इसके मेथड्स की बात करूं तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दो मेथड्स हैं इसके अंदर। तो डायरेक्ट मेथड फिलहाल आपको पढ़ने को नहीं मिलता, वो आपकी सिलेबस में नहीं है ना। दूसरी बात करें हम, जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। वहां से हमारी शुरुआत रहेगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा देखें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट हुआ, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल पाए, और ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगी। एक बार बात कर लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट क्या होता है ना। अच्छा, हम एक बार पहले बात कर लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के जो तरीके हैं ना, वो किस तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं। देखें, हमें सबसे पहले तो पता हूं कि हमारी कंपनी की, किसी भी कंपनी की, हमारी ही नहीं जितनी भी दुनिया भर में कंपनी चल रही है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके बारे में बात कर रहे हैं। 3 एक्टिविटीज होती है हम लोग को, हमें बहुत अच्छे से पता है बात कि ऑपरेटिंग, है ना, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, पहली एक्टिविटी हुई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना बात। उसके बाद हम बात करें दूसरी एक्टिविटी हुई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक बार पहले मोटा मोटा समझें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तीसरी आपकी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटीज कंपनी के अंदर होती हैं, किसी भी कंपनी के अंदर ये 3 एक्टिविटीज रहेंगी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, यानी जो कैश फ्लो है ना बेटा, वो कैश फ्लो आपके 3 भागों में टूटता है। आपको पता करना है कि हमने कितना कैश जनरेट किया फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना कैश हमने जनरेट किया फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना कैश हम लोगों ने जनरेट किया फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बात हम लोग को पता करनी है। अब बात करें कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज होती हैं। ये आपके कंपनी की मेजर चीजें हैं, या यूं कह लो डे टू डे जो रूटीन आपका है वो है। माना एक कपड़े की दुकानदार है, तो कपड़ा बेचना और खरीदना उसका मेन काम हुआ, है ना। जो मेन काम होते हैं वो सब आते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, यानी गुड्स को बेचना, गुड्स को खरीदना, है ना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज रहेंगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आती हैं। अब हल्का हल्का समझते चले। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, कहीं इन्वेस्ट कर देना, कहीं इन्वेस्ट कर देना। मतलब कैसे इन्वेस्ट कर देना, मान लिया आपने एक मशीन खरीद ली, है ना, आपने एक मशीन खरीदी, आपने एक बिल्डिंग खरीदी अपनी फॉर्म के लिए, है ना, मान लिया आपने एक कंप्यूटर खरीदा। तो जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं ना, अब आपने मशीन खरीदी, कोई फिक्स एसेट्स आपके पास आई, बिल्डिंग खरीदी, कोई फिक्स एसेट्स आपके पास आई, कंप्यूटर आपने खरीदा, आपके पास फिक्स एसेट्स आई, कोई पुराना कंप्यूटर आपके पास था, आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया। ठीक है, या किसी कंपनी के आपने शेयर खरीद लिए, या आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, बोल रहा हूं मैं, आप इशू नहीं कर रहे, आप शेयर इशू नहीं कर रहे, डिबेंचर इशू नहीं कर रहे,
है ना। मैं बोल रहा हूं कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिबेंचर किसी कंपनी के खरीद लिए, तो किसी एसेट्स को खरीद लेना, मशीन, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इनको खरीद लेना, इनको बेच देना, कौन सी एक्टिविटी है भाई? ऑपरेटिंग थोड़ी है। मैंने कहा था दुकानदार है कपड़ों वाला, है ना, जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो बिजनेसमैन है, वो है कपड़ों वाला, मतलब उसका काम हुआ कपड़ा बनाना, बेचना, खरीदना, है ना। तो वो तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। लेकिन मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी है। ऑपरेटिंग का मतलब आपका कोर काम क्या है ना। बात करें इन्वेस्टिंग की, तो आप कहां कहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो अपने आपके पास जो प्रॉफिट आता है, जो आपके पास पैसा होता है, उसे आप कहां कहां लगा रहे हैं, उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर मशीन्स का खरीदना, बिल्डिंग का खरीदना, इस जो चीजें रहेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे। रहा, मैंने कहा किसी कंपनी के शेयर खरीदे, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, है ना, इन खरीदे हुए शेयर पर आपको डिविडेंड मिला, इन खरीदे हुए डिबेंचर पर आपको इंटरेस्ट मिला, है ना। तो ये सब चीजें आप क्या करेंगे बच्चे? ये इतनी सारी चीजें आपकी आएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ये बात याद रखनी है। बात करें फाइनेंस, तो इसका देखो नाम ही फाइनेंस है, मतलब आपने अपनी फर्म को फाइनेंस कैसे करवा रखा है, फाइनेंस कहां से आ रखा है, ये हम बात कर लेंगे इसके अंदर कि आपने अपनी कंपनी को फाइनेंस कहां से करवाया है। कहते हैं ना फाइनेंस करवाया है क्या, या कितना फाइनेंस आपने करवा रखा है। तो फाइनेंस करने के 3 तरीके फर्म के पास हुए। यानी ऐसा मान लो, कंपनी जब अपने पास पैसा रखती है ना, पैसा इकट्ठा करती है, तो 3 तरीके पैसा इकट्ठा करने के हुए। या तो आप क्या करें, पहला मामला आपका शेयर कैपिटल हुआ, है ना, पहला मामला आपका क्या हो बच्चे? शेयर कैपिटल, कि आपका शेयर कैपिटल के थ्रू कितना पैसा आया, ये हम बात कर लेंगे। दूसरा आपका हुआ डिबेंचर्स, है ना, डिबेंचर कह लूं या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह लूं, ठीक है, डिबेंचर्स कह लूं या लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह लूं, बात एक ही है। डिबेंचर इशू करें आप, बैंक लोन ले लें आप, है ना, बैंक से लोन ले लें आप, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट करें, ये एक्सेप्शनल केस है बैंक ओवरड्राफ्ट, बट बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर माना जाता है। तो ये मोटा मोटा हमको आइडिया होना चाहिए कैश फ्लो का, कि ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आ सकता है, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आ सकता है, फाइनेंस के अंदर क्या क्या आ सकता है ना। तो ऑपरेटिंग का मतलब हुआ आपके कोर काम बिजनेस के ऑपरेटिंग के अंदर आएंगे। इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ एसेट्स खरीदना, एसेट्स बेचना, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक बात, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, है ना। कई बार देखें, एक बार मैं आपको एक बात और बता दूं, एक हमारे पास एक वर्ड होता है बच्चे, करंट इन्वेस्टमेंट, कई बार लिखा रहता है करंट इन्वेस्टमेंट, तो बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जो करंट इन्वेस्टमेंट है ना, कैश फ्लो के रिगार्डिंग अगर आपको करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है ना बच्चे, ये करंट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये इक्वल टू कैश है ना। इसको एक वर्ड आपके पास आएगा इस कैश फ्लो के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना, एक बात आपके पास आएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हुआ? कैश तो है ही, ठीक है, कैश तो आपको समझ में आ रहा है कि कैश क्या हुआ, कैश तो आपका लिक्विड फॉर्म में कैश हुआ, वी नो वेरी वेल कि भाई कैश क्या होता है। बट कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीज है जो कैश के इक्वल है। तो हमें जब हम कैश फ्लो बना रहे होते हैं ना, कहीं पर अगर करंट इन्वेस्टमेंट लिखा मिले, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वर्ड से उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, उसको इन्वेस्टिंग का पार्ट मत मानना, उसे इन्वेस्टिंग का पार्ट बिल्कुल नहीं मानना है, बिकॉज जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होने की कंडीशन में होता है। अगर ऐसा है तो फिर एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यानी कैश के इक्वल है। ऐसे एक आपका आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी, है ना, ये मार्केटेबल सिक्योरिटी का एक नाम आएगा, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आपकी बिल्कुल इक्वल है कैश के, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। एक हेड हमारे पास काम करेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश फ्लो के अंदर हम जब बनाएंगे पूरा फॉर्मेट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली बात रहेगी बच्चों। तो बात हमको पता होनी चाहिए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है बात। देखें, तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो हमारी जो पहली चीज हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लिखनी होती है पर्टिकुलर्स डिटेल रुपीज, है तो इसका फॉर्मेट हो गया। बात करें कि पहली चीज क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर एक हेड लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, है ना। तो ये ढूंढना अपने आप में महाभारत हुआ, नेट प्रॉफिट कैसे डालें। अब देखें करना क्या होता है हम लोग को कैश फ्लो के अंदर, जब हमें कैश फ्लो बनाना होगा ना, हमें बैलेंस शीट दी होगी, इस तरीके से कुछ बैलेंस शीट होगी, ये 12 का फिगर होगा, ये 13 का फिगर होगा, है ना। यहाँ पर एक जगह नेट प्रॉफिट की बात करी होगी या सरप्लस लिखा होगा, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होगा, या फिर नेट प्रॉफिट साफ साफ लिखा होगा, हो सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस लिखा रहे 99% केसेस में। तो सरप्लस एंड जो रिजर्व एंड सरप्लस है वही प्रॉफिट ही उसको हम कह रहे हैं, वही आपका प्रॉफिट है, लैंग्वेज चेंज कर दी, वर्ड चेंज कर दिया, बात वही है। तो यहाँ मान लिया आपका प्रॉफिट दिया है उसने 2 लाख रुपए, यहाँ दिया है 4 लाख रुपए, है ना, प्रॉफिट यहाँ दिया है 2 लाख रुपए, यहाँ दिया है 4 लाख रुपए। अब हमको पहला हेड यही चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है बात। तो जो बैलेंस शीट में 12-13 को हम कंपेयर करते हैं, इसी से हम कैश फ्लो बनाते हैं। तो 12-13 को हम कंपेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट देखा हमने यहाँ 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, 13 में प्रॉफिट 4 लाख है, 12 में 2 लाख है। इसका साफ सा मतलब हुआ कि 13 में हमको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ पड़ा है ना, तभी तो 4 हो गया, पहले यहाँ 2 था, अब यहाँ 4 होने का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ 2 लाख प्रॉफिट हुआ, ये 2 मिलाकर उसमें अब 4 हो गया है। अब लेकिन ये जो 4 लाख प्रॉफिट हुआ ना बच्चों, ये जो 4 लाख प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट
ठीक है। ये हुआ आपका आफ्टर द टैक्स, यानी ये सब टैक्स वैक्स करने के बाद, टैक्स देने के बाद ये प्रॉफिट बचता है, तो ये टैक्स प्रोवाइड करवाने के बाद हुआ। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो पहला हमारा काम हुआ नेट प्रॉफिट ढूंढने का। उससे देखो हम कैसे ढूंढते हैं, है ना, उसे हम देखो कैसे ढूंढते हैं। तो हम पहले नेट प्रॉफिट लिखें, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये इसका वर्किंग नोट बनता है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो हम कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे, है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब इन दोनों का बैलेंस जो होगा वो यहाँ आएगा पहले, सबसे पहले तो उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बात। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी है वो आप देखें, है ना। अब देखो एग्जाम का टाइम है, कौन क्या होता है कितना होता है इतना डीप जाने की जरूरत आपको है नहीं। आप फॉर्मेट ध्यान रखें, और फॉर्मेट पे जिसकी कमांड होती है ना, कैश फ्लो का जो क्वेश्चन रहता है उसके अंदर मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपको फॉर्मेट के ऊपर कमांड है ना, कौन क्या है, कैसे आता है, क्यों नहीं आता, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, वो इतना सोचने की जरूरत फिलहाल आपको नहीं है। आप एग्जाम दें आराम से, उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए फिर आप दोबारा से उसको रिवाइज कर लें, पढ़ लें, कोई दिक्कत परेशानी उस बात से है नहीं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा आपने, नॉट सॉरी आफ्टर टैक्स लिखा आपने, वो दोनों यहाँ से माइनस करके ये जो फिगर लिखेंगे आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब इसमें ऐड क्या क्या होगा, अब जो ऐड करेंगे बच्चों आप इसमें ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड। सबसे पहले तो आप इंटरिम डिविडेंड यहाँ लिखने वाले हैं, है ना, इंटरिम डिविडेंड आप लोग लिखेंगे पहला। उसके बाद आप लोग लिखें प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, ये बात याद रखें, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर यहाँ पे ऐड होता है। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ प्रपोज डिविडेंड ना, हम ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, हम प्रपोज डिविडेंड की बात कर लेंगे, जो प्रपोज डिविडेंड है वो यहाँ पर आएंगे, है ना, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के होंगे, ये बात याद रखनी है। प्रपोज डिविडेंड भी ऐड करना है लेकिन वो प्रीवियस ईयर का होगा। तो इंटरिम डिविडेंड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है फॉर द करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है फॉर द प्रीवियस ईयर, और आपको जो ऐड करना है ना, वो आपको ऐड करना है ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व, है ना, ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व, यानी अगर आपने ट्रांसफर किया है रिजर्व के अंदर, अभी कैसे ही बैलेंसेस आते हैं वो हम क्वेश्चन करते हुए सीख लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कमांड बनानी है फॉर्मेट के ऊपर कि चीजें कहाँ कहाँ से हम लोग लाते हैं, कैसे हम चीजों को खगालते हैं, वो इंपॉर्टेंट हुआ अपने आप में। तो इंटरिम डिविडेंड की हम बात कर लेंगे। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है फॉर द करंट ईयर वो हम यहाँ ऐड करने वाले हैं दोबारा से। प्रपोज डिविडेंड हमें दिया रहेगा फॉर्मेट, जब दिया रहेगा ना हम लोग को बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बाहर वो चीज लिखी रहती है। प्रपोज डिविडेंड हम लिख देंगे प्रीवियस ईयर का। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, जनरल रिजर्व हो गया, है ना, WCR हो गया, FR हो गया, जितने भी रिजर्व हैं, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, तो कहाँ कहाँ किस किस रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफर कर रखा है वो दोबारा से ऐड किया जाता है। ठीक है बच्चे। उसके बाद अब इसमें एक चीज और लेस कर देनी होती है ना, एक चीज आपने लेस कर देनी है इसमें से लेस क्या करना है भाई, इसमें आपने लेस करना है रिफंड ऑफ टैक्स, आपने लेस करना है रिफंड ऑफ टैक्स। आप टैक्स जो रिफंड हुआ वो आप इसमें बच्चे लेस कर देंगे। ठीक है बात। तो ये आपके बैलेंसेस अल्टीमेट लेवल पर आए। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि जितना हमारा फिलहाल रिलेवेंट हुआ, जितना हमारा काम का हुआ, वो आपकी बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा ना माइनस करने के बाद, ये कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जिक्र नहीं किया क्योंकि एग्जाम में बहुत रेयर इसके चांस रहते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हुए। देखें, वो इनकम या वो खर्चे, किसी भी कंपनी के ऐसे इनकम या ऐसे खर्चे जो उसके डेली रूटीन के अंदर आते ही नहीं है, या ये कह लें कि बार बार नहीं होंगे, रिकरिंग नेचर के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में आग लगती है, आपको लॉस बाय फायर होता है, आपको लॉस बाय फायर होता है, मतलब आपको 80,000 का नुकसान हुआ, आग लगने से आपकी फर्म हुई और आपकी गुड्स बर्बाद होगी 80,000 रुपए की। तो जो लॉस है ना, ये कैसी लॉस है, ये सामान्य लॉस है क्या, ये लॉस है असामान्य लॉस। मतलब ये लॉस बार बार थोड़ी होगी, ये इस साल हो गई है ना, ये इस साल हो गई, बार बार थोड़ी होगी। ऐसा अगर बार बार नहीं होगी तो इसे हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बात। तो लॉस आपने पहले माइनस करी होगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस माइनस करी होगी, तो यहाँ ये बच्चों दोबारा ऐड होगा, यहाँ दोबारा ऐड होगा, मतलब इस लाइन पर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम विच वर डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया गया था उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ये उसका एक एग्जांपल हुआ। अच्छा, आपने इसी आग लगने से जब आपको नुकसान हुआ तो आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया 20,000 रुपए का, ऐसा भी हो सकता है। आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया 20,000 रुपए का, ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना आपका डेली रूटीन नहीं है, ये आपकी बात सामान्य नहीं है, ये बात असामान्य है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये। तो ये 20,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले प्लस किया गया होगा, बाई साइड दिखाया गया होगा, तो इसे हम दोबारा यहाँ लेस कर देंगे, तो यहाँ ये लेस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया गया हो उसे आप यहाँ प्लस करने वाले होते हैं। ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले वहां प्लस किया गया हो उसे आप माइनस करेंगे, यानी वो पहले क्रेडिट किया हो आप उसको माइनस कर देंगे। तो फिर आपके पास जो बैलेंस बचेगा बच्चों, ये बैलेंस आपका कहलाएगा
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमारा पहला काम था जो हमने ढूंढने का काम करना है, ठीक है। तो एक आप लोग एक काम करें, मेरे साथ थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चलें। ये आपको नोट्स मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करवा पाऊं, है ना। तो एग्जाम से पहले आपको सारे नोट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, और मैं इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट तैयार करूंगा, है ना। मतलब एक छोटी सी वीडियो रहेगी 1-2 मिनट की। तो इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल करें, जितने बच्चों तक इसको फैला सकते हैं फैलाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हुआ सबके लिए। क्योंकि नोट्स की जरूरत हम लोग को पड़ती है लास्ट टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर हम लोग के पास नोट्स अगर अवेलेबल हो तो काफी हम लोग की हेल्प हो सकती है ना। तो ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल करिएगा, थोड़ा सा भेजिएगा अपने दोस्तों तक, है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है बात। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मेरा इस तरीके से निकल गया। इसको आप नोट डाउन कर लें कहीं पर, है ना। अपने आप में इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन इसे कर लें आप। देखिए बच्चों, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम लोगों ने निकाला था। किस तरीके से हमें निकालना होता है उसके ऊपर हमने अभी जनरल वे में बात कर ली, ठीक है बात। अच्छा, आपको क्वेश्चन करते करते आइडिया आ जाएगा, बट फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मेट का पता हो एटलीस्ट, कि फॉर्मेट में क्या क्या चीजें प्लस होती हैं, कैसे कैसे चीजें माइनस होती हैं। और बाकी आप 7-8 क्वेश्चन लगाएंगे ना मेरे साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है बात। अब यहाँ देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारा आ गया। अब यहाँ पर ऐड क्या होगा, है ना। यहाँ पर ऐड क्या होने वाला है, तो ऐड आप करेंगे नॉन कैश ऑब्लिक ऑपरेटिंग आइटम, है ना। ऑपरेटिंग आइटम वो एडलेस होने की कंडीशन में होंगे। अच्छा, यानी जितने भी नॉन कैश और ऑपरेटिंग आइटम है वो दोबारा से ऐड होंगे अगर वो रहेंगे एक्सपेंसेस, है ना। मैंने कैसे देखें, अब नॉन कैश की हम बात करें कि नॉन कैश कैसे आइटम हुए भाई। तो नॉन कैश हम क्या, ये नॉन कैश वाला जो वर्ड है ना, इसका क्या मतलब है नॉन कैश का। देखो, कंपनी के कई खर्चे ऐसे हैं जिनमें उनका कैश कहीं नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लोग लॉसेस साइड या हम कह लें डेबिट साइड अपना खर्चा शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेप शो कर दिया आपने डेप लगाया किसी एसेट्स पर, तो जो डेप है क्या वो कैश वाला आइटम था, क्या डेप लगाने से कहीं कैश गया? आंसर होगा नहीं सर, नहीं गया। तो ये डेप एक नॉन कैश आइटम हो गया, ठीक है बात। ये आपने गुडविल को एमोटाइज कर दिया, आपने गुडविल को एमोटाइज करवाया, है ना। एमोटाइज मतलब गुडविल कम कर दी। आपकी गुडविल पहले 80,000 रुपए थी, अब दिखा रही है आपकी बैलेंस शीट 70,000 रुपए। मतलब ये बैलेंस शीट में दिखा रहेगा, कहीं पर गुडविल लिखा रहेगा और दिया रहेगा कि 2017 में तो चाहिए 90,000 रुपए और 18 में हो गई है 60,000 रुपए, तो 20,000 रुपए कम क्यों हो गया? उस कम होने को एमोटाइज होना बोलते हैं, यानी आपने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो आपने गुडविल को राइट ऑफ किया, क्या गुडविल को 20,000 घटा देने से, उसको राइट ऑफ करने से क्या आपका कैश कहीं गया? आंसर फिर होगा नहीं गया। आपने पेटेंट्स को, अपने पेटेंट्स जो रखे थे आपने उनको एमोटाइज कर दिया आपने। 3 बेसिक चीजें हैं, डेप्रिसिएशन, गुडविल एंड पेटेंट्स। तो आपने इन लोगों को, इन तीनों चीजों को एमोटाइज करवाया, राइट ऑफ करवाया, और इनसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने खर्चा दिखा दिया। इससे आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता है। ये खर्चे अगर आप दिखाएंगे ना बच्चों, तो इससे आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। जबकि हकीकत यह है कि इन खर्चों को दिखाने से कैश कहीं नहीं गया, एक्चुअल लेवल में कैश गया ही नहीं कहीं, है ना। मतलब कैश का नुकसान थोड़ी है। तो ऐसा कोई भी नुकसान जो कैश ना हो, है ना, जो नुकसान कैश वाला ना हो, उसको आप यहां दोबारा ऐड करेंगे। तो मैंने लिखा ऐड करेंगे नॉन कैश और ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है बात। मैंने इसके एग्जांपल दिए, नॉन ऑपरेटिंग है, फिर एग्जांपल आपको देता हूं। तो यहां पर मोटा मोटा अगर हम बात करें तो आपकी डेप ऐड होते हैं। अगर आपने डेप लगाया हो तो वो ऐड करेंगे आप। अगर आपने गुडविल को एमोटाइज करवा रखा है तो वो आप ऐड कर लें, है ना। ये चीजें आपकी ऐड होने की कंडीशन में बच्चे होती हैं, ठीक है बात। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो, पूरा केस फॉर्मेट रट्टा आप मार लोगे, पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो हम चीजों को समझते हुए चलें कि यार जो चीजें हैं हमारी कितने वो जो काम की हैं और उनका अल्टीमेट लॉजिक क्या हुआ, उनके बिहाइंड कहानी क्या है, उनके बिहाइंड म्यूजिक क्या है, वो हमको याद होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा, गुडविल एमोटाइज ऐड होगा, पेटेंट एमोटाइज ऐड होगा, है ना। जितनी भी चीजें आपकी नॉन कैश वाली होंगी वो आपकी दोबारा से प्लस होती हैं। अच्छा, फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या हुई? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या हुई? नॉन ऑपरेटिंग आइटम देखें आप, हम क्या क्या नॉन ऑपरेटिंग आइटम के तहत कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, है ना। नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर देखें कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। देखें, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग ऑब्लिक या फिर शॉर्ट, है ना, लॉन्ग ऑब्लिक शॉर्ट टर्म, ठीक है, टर्म लोन्स। आपने लोन लिया बैंक से, मान लिया, है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन लिखा है मैंने। अगर आपने लोन लिया बैंक से, तो बैंक से लोन लेने पर आपने बैंक को 20,000 रुपए ईयर में ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया उस लोन पर, ठीक बात। अब ये 20,000 रुपए लोन पर इंटरेस्ट देना
खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है, कैश वाला आइटम है ना, क्योंकि 20,000 रुपए देंगे सामने वाले को तो 20,000 रुपए जाएंगे, कैश वाला आइटम तो है। लेकिन ये 20,000 रुपए लोन पर इंटरेस्ट देना आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम कहलाया, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम कहलाया। क्यों नॉन ऑपरेटिंग कहलाया भाई? जब आपने 20,000 रुपए प्रोवाइड करवाए ना, क्या वो 20,000 रुपए तब दिए आपने, मतलब आपकी दुकान है कपड़ों की, तो आपने, आपका काम हुआ खरीदना बेचना, कपड़े खरीदना कपड़े बेचना, तो क्या ये 20,000 रुपए आपने इसलिए दिए कि कपड़ा बेचा और खरीदा? आंसर होगा नहीं सर, ये तो हमने बैंक से लोन लिया था। तो बैंक से लोन लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी है, बैंक से लोन लेना एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है। अब अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो इसका ट्रीटमेंट वहां करना चाहिए, यहाँ ऑपरेटिंग में थोड़ी आएगा, है ना। तो इसको हम दोबारा से यहाँ प्लस करेंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं ये सुन लें आप, कहीं अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर इसमें इसका ट्रीटमेंट फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर करना है तो यहाँ इसको प्लस क्यों कर रहे हो भाई? तो जो हमारा प्रॉफिट आया ना बच्चों, जो हमें प्रॉफिट हम लोग को मिला, मतलब जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया अभी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला जो हमने कैलकुलेट किया, ये प्रॉफिट सारे तामझाम करने के बाद आया हुआ है। ऐसे सारे आइटम प्लस और माइनस करने के बाद आया है। हमको प्योरिटी चाहिए प्रॉफिट में, हमको सबसे पहले का प्रॉफिट चाहिए, प्योर प्रॉफिट चाहिए। अगर प्योर प्रॉफिट चाहिए तो फिर ये चीजें दोबारा से प्लस हो रही हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर हुई होगी। ऐसे ही आपने इंटरेस्ट दिया, बैंक लोन पर इंटरेस्ट दिया, या फिर मान लें आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट दिया, है ना, या आप मान लें आपने डिविडेंड पे किए, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने डिविडेंड पे किए, आपने डिबेंचर लिए थे, सामने वाले को डिबेंचर दिए थे, उन पर आपने इंटरेस्ट पे किया। तो अगर ऐसी कुछ हरकतें हैं, है ना, तो यहाँ सब दोबारा बेटे ऐड होंगे। तो यानी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम दोबारा से प्लस होते हैं। ये बात हम लोग याद रखें। ठीक है, बात ये बेसिक सी बात थी आपकी, याद रखें। ठीक है, और एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एक एग्जाम्पल मुझे और याद आ रहा है, मैं और बता दूं आपको, है ना। एक आपका है लॉस ऑन, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स यानी किसी एसेट्स को बेचते वक्त आपको लॉस हुआ। अगर आपको किसी एसेट्स को बेचते वक्त लॉस होगा तो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा ना, तो आपको, आपने वो लॉस टू साइड दिखाया होगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स करके वो टू साइड लिखा होगा। टू साइड दिखाने का मतलब है आपने डेबिट किया होगा, आपका खर्चा हुआ पड़ा है ना। तो ये भी आपका कौन सा आइटम है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। मशीन को बेचना आपका काम थोड़ी था, एसेट्स बेचना आपका काम थोड़ी था, है ना। फिर ये कंफ्यूजन नहीं पालना है मन में कि अगर इनका ट्रीटमेंट यहाँ क्यों कर रहे हैं हम, जब हम, अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के अंदर हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों कर रहे हैं? मैं फिर आपको बता दूं, हमको प्योर प्रॉफिट चाहिए, हमको इन सारी एक्टिविटीज से जो फालतू की चीजें हैं उनसे पहले का प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम इनको दोबारा ऐड कर रहे हैं। ऐसी मान लिया आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट आपने यहाँ दिखाया होगा। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप बाई साइड दिखाएंगे, मतलब प्लस वाली साइड दिखाएंगे, है ना। तो इस वाले को आप माइनस कर देंगे। तो ऐड लेस वाली कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बट जनरली ये लेस वाला ज्यादा मामला, सॉरी ऐड वाला मामला ज्यादा रहता है ना, लेस वाला कम रहता है। तो आपने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्लस माइनस कर दिए, है ना। ये प्लस माइनस अगर आप कर दें, अगर आप इतना प्लस माइनस कर दें बच्चे, ठीक है, अब प्लस माइनस अगर आप कर दें, तो मैं कुछ लेस वाले भी एग्जांपल भी लिख दे रहा हूँ, है ना। लेस वाले कुछ एग्जांपल, ये तो ऐड हो गए, लेस वाले एग्जांपल भी मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। माना आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, आपने रेंट रिसीव किया। देखो, अगर एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, ये भी आपका जो रेंट रिसीव करना है नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना। ये ऐड और लेस दोनों होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग आइटम आपके ऐड भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लेस वाले आपको एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन जो ऐड वाले एग्जाम्पल है वो क्या है ना, सॉरी मैंने आपको ऐड वाले एग्जाम्पल बताए, लेस वाले एग्जाम्पल कुछ और हैं। तो हमने रेंट रिसीव किया, मान लिया हमने बिल्डिंग थी हमारे पास, हमारे कुछ कमरे खाली थे, हमने वो कमरे किराए पर लगा दिए। अब उस कमरे से हमको इनकम हुई, है ना। अब जो हमको रेंट आया ना, मतलब मेरी एक दुकान थी, मान लिया दुकान है, और एक कमरा में मेरे पास किसी तरीके से खाली हो गया, मैंने वो कमरा चढ़ा दिया रेंट पर। अब मेरा मेन काम क्या था? मेरा मेन काम तो कपड़ा बेचना खरीदना था, तो ये तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अपने दुकान का एक पार्ट किराए पर दे देना, उससे रेंट लेना, मेरी कौन सी एक्टिविटी है भाई? ये तो मेरी एक्टिविटी है नहीं ना ऑपरेटिंग। अगर ऐसा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो जो रेंट रिसीव मैंने किया है वहां पहले प्लस क्या होगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आई होप बात क्लियर भी होगी। तो एडलेस करने के बाद, इतना आप जब एडलेस कर देते हैं ना बच्चों, तो आप पहुंचते हैं कहां? आप पहुंचेंगे इतना करने के बाद आप पहुंचेंगे ऑपरेटिंग, आप पहुंचने वाले हैं बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज। तो आप यहां पहुंचने वाले हैं। तो अगर इतना आप तामझाम कर दें तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास पहुंच जाएंगे। जो, सॉरी यहाँ पर तो नहीं लिखेंगे, इसको अंदर लिखेंगे हम लोग, तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, ये सब एडलेस करने के बाद जो आपका आंसर फाइनल आया यहाँ पर, वो आपका रहा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो आपकी वर्किंग कैपिटल चेंज आपकी आ गई, है ना। ये आपने इसमें ऐड किया होगा, ये वैल्यू आपने लिखी, इसमें ऐड करी, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका अल्टीमेट डेवलपर आ गया वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी
प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं ना, ग्रॉस, ऑपरेटिंग और नेट। हम ऑपरेटिंग तक तो पहुंच गए, और वो भी कब? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज बड़ा है, वर्किंग कैपिटल चेंज है ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई? वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ चीजों को, मतलब जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटी हैं उनको बेचने और खरीदने से पहले, या फिर करंट जो लायबिलिटी है उनको पे करने से पहले का जो प्रॉफिट हुआ उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है ना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की जो बातचीत रहेगी उनसे पहले का जो प्रॉफिट हुआ उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन है ना, जब एग्जामिनर आपका आएगा तो पूछ सकता है कि भाई जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हुआ उसका क्या मतलब हुआ। तो ये एक ऐसा प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो हिस्सा है ना, जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में डील करने से पहले का प्रॉफिट हुआ, उसको हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है बात? चलो आई होप बात यहां तक की समझ आई होगी। चलें तो अब देखें हम, अब हमें करना क्या है, देखो अब एक काम और करना है हमें ऐड, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल चेंज के पास तो पहुंच गए, इसके बाद भी हमारे पास काम रहता है ना, इसके बाद भी हम लोग के पास काम रहता है। अभी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला मामला पूरा नहीं हुआ। अच्छा मैंने यहाँ पे एक बात मैं लिखना भूल गया बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पहली बात लिख दें, हम यहाँ पे कर रहे हैं कैश फ्लो है ना, हम यहाँ पे लिख दें कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पहला हम काम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम ढूंढने का काम करते हैं, ये सारी बातें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हो रही हैं है ना। तो यहाँ पर हम लिख लें इसको, नेट जो ये वाली बात है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हम सारी बातचीत कर रहे हैं फिलहाल। अब इसमें देखो ऐड क्या है, दो चीजें आपकी ऐड होंगी है ना। ऐसे हम बात करें लेस की, तो लेस क्या क्या होगा, दो चीजें आपकी लेस भी होंगी बच्चे, दो चीजें आपकी लेस भी होंगी। अब देखो ऐड और लेस क्या होना है, इसके बाद आपने डील करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अंदर है ना। इसके बाद आपने डील करना होता है बच्चों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अंदर। वो एक बार देख लें कैसे। देखें हमारी जो करंट एसेट्स है ना वो दो चीजें होगा, या तो बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी। कैसे? हमें बैलेंस शीट जब दी रहती है ना बेटा, तो 2017-2018 का हमें मामला दिया रहता है। तो अगर 17 में कम 18 में ज्यादा होगी तो बढ़ रही है, 17 में ज्यादा 18 में कम तो घट रही है। ठीक है बात? किसी कोई भी करंट एसेट्स में हो सकती है। ऐसे हम बात करें करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग, अगर हम बात करें करंट लायबिलिटी की रिगार्डिंग, तो यहाँ भी ये कंफर्म हुआ कि या तो प्लस हो रही होंगी या फिर माइनस हो रही होंगी। ठीक है बात? आप जरा सुने, एक बात ध्यान से सुने आप लोग अभी है ना, कि ये मामला होता क्या है। देखें करंट एसेट्स का बढ़ना है ना, जो करंट एसेट्स का बढ़ना कैश फ्लो में हमेशा माइनस होता है ना, ये कैश फ्लो में हमेशा माइनस होता है। करंट एसेट्स का बढ़ना हमेशा कैश फ्लो में माइनस करेंगे। ठीक बात? अच्छा, और करंट एसेट्स का घटना आप हमेशा प्लस करेंगे, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है बात? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, फिलहाल आप बात याद रखें सिंपल सी, कि करंट एसेट्स में मतलब अगर एसेट्स के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ मामला उल्टा चलता है। अगर एसेट्स बढ़ रही होंगी तो आप लेस करेंगे, अगर घट रही होंगी तो आप बढ़ाएंगे है ना, मतलब यहाँ प्लस करेंगे। और लायबिलिटी में सीधा सा फंडा हुआ, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करिए, घट रही है तो घटाइए, यहां भी आप। ठीक बात? अब कैसे? करंट एसेट्स मैंने कहा, देखो करंट एसेट्स मान लिया एक डेटर आपके पास थे है ना, डेटर आपके पास 17 में है, देखो 17 में है वो 70,000 रुपए के है ना, यहाँ हो गए वो 80,000 रुपए के। हम मान ले रहे हैं कि एक डेटर आपके पहले 70,000 रुपए थे, अब आपके हो गए 80,000 रुपए। यहाँ तो एसेट, यहाँ जो करंट एसेट्स हैं, डेटर जो हैं पहले थे 70,000 रुपए के, अब हो गए 80,000 रुपए के। ठीक है बात? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले जो डेटर आपके थे 70,000 रुपए, आपके 70,000 रुपए आने थे पहले तो है ना। तो मैंने कहा जब करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो यहाँ घटेंगे, तो 70,000 रुपए आपके पास आने थे। ठीक है, अब यहाँ फिर आप 80,000 रुपए आने, मतलब आपका 10,000 रुपए फिर मार्केट के अंदर फंस गया। तो ये अगर मार्केट के अंदर पैसा फंस जाएगा तो उसे इनफ्लो ना कहते हुए हम आउटफ्लो ऑफ कैश कहते हैं। तो ये इसने कैश हमारा जाम कर दिया, तो इसलिए माइनस होगा। ठीक है, ऐसी बात आपके देखो क्रेडिटर ले लो एक, मतलब ये एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश आप करिए। क्रेडिटर मान लिया आपके पहले 70,000 के थे और आपके अब हो गए 60,000 रुपए के, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। हमने कहा लायबिलिटी में फंडा सीधा चलेगा, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती हैं तो आप प्लस करिए, घटती हैं तो घटाइए। अब यहाँ देखिए क्रेडिटर 70 थे, अब 60 हो गए। 60 कैसे हो गए होंगे? आपने 10 की पेमेंट कर दी होगी ना सामने वाले को, तभी तो वो घट गए होंगे। अगर सामने वाले को 10 की पेमेंट कर दोगे, अगर सामने वाले को आप 10 की पेमेंट कर दोगे तो कैश आपका डिक्रीज होगा, और डिक्रीज अगर होता है तो फिर हम क्या माइनस करें। तो सीधा सा फंडा याद रखना है, इतना तामझाम याद रखने से अच्छा ये है कि मैं ये याद रखूं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग में ट्रीटमेंट करने वाला होता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद। तो मुझे करंट एसेट्स की अगर रिगार्डिंग बात करनी होगी तो उल्टा सोचो, अगर बढ़ रही है तो यहाँ घटाओ, घट रही है तो बढ़ाओ।
लाइबिलिटी के रिगार्डिंग बात याद रखनी है, सिंपल सीधी सी बात याद रखनी है कि अगर बढ़ रही है तो बढ़ाओ, घट रही है तो घटाओ। ठीक है बात। तो ये दो बातें आपको बेटा फिर से याद रखनी है कि आप यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जब ऐड करेंगे आप डिक्रीज इन करंट एसेट्स, है ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो दो चीजें, सॉरी करंट लाइबिलिटी नॉट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। तो अगर एसेट्स डिक्रीज हो तो प्लस होंगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो प्लस होगी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन, है ना, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो ये आपकी दोनों चीजें आपकी लेस होती हैं बच्चों। तो ये आप इसमें तामझाम ऐड लेस कर दें, है ना। अल्टीमेट आपका जो आंसर आप पहुंचेगा, आप यहाँ पर एक आंसर आपका आया है ना, इस आंसर को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इस आंसर को हम लोग बोल रहे हैं बेटे कैश जनरेटेड फ्रॉम, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग बोलेंगे इसको, कि हमने कैश जनरेट किया फ्रॉम द ऑपरेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों कैश जनरेटेड, है ना, हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके आगे हम एक अमाउंट हमारा जो भी आया, है ना, अगर आपने बाहर ना लिखा हो, अगर अंदर ही लिखा हो तो आप लिखेंगे इसके आगे कैश जनरेट किया आपने फ्रॉम द ऑपरेशन। एक लास्ट चीज इसमें आप करें, है ना, एक आखिरी चीज आप लोग इसमें करेंगे, लेस करेंगे आप टैक्स पेड। ठीक है, टैक्स पेड। तो टैक्स पेड अगर आपने कर रखा है वो आप टैक्स पेड यहाँ पे कर दें, और फिर आप इसको, फिर जो आपका ये फाइनल आंसर आया ना बच्चे, ये आया आपका कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटीज जो ऑपरेटिंग वाली थी उससे हमारा कैश फ्लो निकल आया। अच्छा, ये टैक्स पेड की जानकारी मुझे कहाँ से मिलेगी? देखें, आपकी बैलेंस शीट में एक चीज लिखी होगी प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, एक चीज लिखी होगी प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है बात, 17 में दिया है 1 लाख रुपए, 18 में दिया है 70,000 रुपए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हुआ फॉर द प्रीवियस ईयर, ये हुआ फॉर द करंट ईयर। तो करंट ईयर वाला जो टैक्स है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो करंट ईयर वाला टैक्स है, ये तो आपका ऐड होता है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए। तो वहां लिखा है ना प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर ऐड होता है, तो ये तो ऐड हो जाएगा वहां। ठीक है, अब जो 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए यहाँ बच्चे लेस किया जाता है, ये 1 लाख रुपए यहाँ से लेस किया जाता है। अगर लेस कर देंगे आप तो आपका अभी मिल गया, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका कितना कैश फ्लो होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बात, आई होप इतनी बात क्लियर भी होगी। ठीक है, मोटी मोटी हम बात कर रहे हैं, तो कैश फ्लो के रिगार्डिंग आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन थोड़ी मोटी मोटी बातें हम लोग को पता हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग को पता हो, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो बच्चे। ठीक है, चलिए हम अगली एक्टिविटी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये मुझे रफ करना पड़ेगा, जगह का इश्यू रहता है ना। तो थोड़ा हम लोग अब बात कर लेंगे कि इस वीडियो के रिगार्डिंग बेटा बात यह है कि आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों को, है ना, बहुत सारी चीजें पता होंगी, हो सकता है कुछ चीजें नहीं आपकी नॉलेज में ऐड हो जाए। तो एक बार इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लीजिएगा, बैठ के फॉर्मेट तैयार करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब तक फॉर्मेट के ऊपर आपकी कमांड नहीं होगी तब तक आपसे कैश फ्लो वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये बहुत तय है बेटा बात। कैश फ्लो वाले क्वेश्चन तभी जाकर पॉसिबल हैं जब आपको नॉलेज होगी फॉर्मेट के रिगार्डिंग। फॉर्मेट अगर आपका घुसा पड़ा है फिर तो अभी जानकारी, कितनी जानकारी बटोर लीजिए, क्वेश्चन करते करते वो सॉल्व नहीं होंगे आपसे, कहीं ना कहीं आपने फंसना ही फंसना है। चलिए अगली हम बात करेंगे बी वाली, है ना, कैश फ्लो फ्रॉम, हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के तहत हम लोग पैसा कैसे जनरेट करते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम क्या क्या रिकॉर्ड करने वाले होते हैं? देखो मैंने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब हुआ फिक्स एसेट्स खरीदना, है ना, फिक्स एसेट्स खरीदना, या हम कह लें फिक्स एसेट्स को बेच देना, फिक्स एसेट्स को खरीदना इसके अंदर आता है, या किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेना, या फिर किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लेना, है ना, या जो हमने डिबेंचर खरीदे हैं उनके रिगार्डिंग इंटरेस्ट आना, इंटरेस्ट देना, है ना, जो हमने इन्वेस्टमेंट करे होंगे उसके रिगार्डिंग अगर हमको इंटरेस्ट आ गया तो उसकी बात हम यहाँ करेंगे। अगर हमने कोई रूम किराए पे दिया है तो उस रूम से जो हमको इनकम होगी उसकी हम यहाँ बात कर लेंगे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि हमको इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम हुई, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, एक ऐड क्या करेंगे आप, पहले तो बात करें ऐड क्या करने वाले होते हैं। यहाँ पर आप प्लस क्या करने वाले होते हैं, है ना। तो जो प्लस वाला मामला रहेगा वो रहेगा आपका सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं बच्चे तो ये आपका प्लस होगा। मान लिया आपने किसी कमरे को किराए पे दिया था, कमरे किराए पे कैसे दिया होगा, आपने पहले बिल्डिंग खरीदी होगी, बिल्डिंग का ही कमरा आपने किराए पे लगाया होगा। अगर आपको उस कमरे से इनकम आती है, रेंट रिसीव करने का मतलब क्या, उस कमरे से आपको इनकम आई, तो भाई ये इनकम क्यों आई, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो रेंट रिसीव हुआ, है ना।
ठीक है बात। ऐसा ही आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हों, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे तो आपको डिविडेंड आया, ये डिविडेंड अगर आपको आया तो ये डिविडेंड भी आप यहाँ पर प्लस करने वाले होते हैं अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया है तो। ठीक है बात। तो ये कुछ चीजें आपकी प्लस होने वाली है, रेंट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया किसी चीज पर, आपने मान लिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव किया है ना, इंटरेस्ट और डिबेंचर आपने रिसीव कर रखा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये सारी चीजें प्लस होगी। देखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस होगी, रेंट रिसीव आपने किया, ये रेंट रिसीव जो आपने किया यहाँ तो ये प्लस होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत ये माना जा रहा है। ऐसी बात करें अगर हमने डिविडेंड रिसीव किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर वो डिविडेंड प्लस होगा, लेकिन बात करें अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो वहां माइनस होगा। ठीक बात। ऐसे ही बात करें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम लोगों ने रिसीव किया तो ये इंटरेस्ट डिबेंचर पर रिसीव करना यहाँ तो प्लस होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक्टिविटी, रेंट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव करना, तीनों नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्या होंगे बच्चे, यहाँ तो प्लस होंगे लेकिन वहां माइनस होंगी। ठीक है बात। अच्छा एक बात हम समझ लें, और यहाँ लेस हम लोगों ने क्या करना, क्या हम लोगों को लेस करना होता है, लेस हम करेंगे परचेज ऑफ एसेट्स, है ना। अगर हम परचेज करते हैं किसी एसेट्स को, परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स, है ना, एनी फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने का काम करते हैं तो बच्चे फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा ये आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ माइनस होगा। अच्छा, और किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट, है ना, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर कर दिया आपने, है ना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर आपने कर दिया, तो ये आपका माइनस होगा। यानी कहाँ ही अगर आप अपना पैसा उठा के लगा रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, है ना, उनको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा एक बात और आप याद रखें, एक बात मैं आपको हल्का सा फिर फ्लैश करवा दूं। देखें, जब ना हमने मशीन परचेज करी कि हमने बेची, कोई एसेट्स है मशीन वटेवर, मैं एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं मशीन का, हमने मशीन बेची कि खरीदी, है ना, इसके रिगार्डिंग हमेशा हमें अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ये हमको जानकारी अकाउंट्स देंगे, अकाउंट्स इन द सेंस हमको मशीन की जानकारी बैलेंस शीट में भी दी होगी, नीचे भी उनके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट रहेंगे और कंफर्म रहेंगे। तो ये मशीन खरीदी है कि बेची है, या कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है कि बेची है, इसके लिए हमको पर्टिकुलरली अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, है ना। कैसे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो क्वेश्चन करते करते हम लोग आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा उस टाइम पर। आपको फिलहाल मोटा मोटा समझना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की चीजें हो गई बच्चे। ठीक है बात। तो इनसे जो हमको कैश निकला हम यहाँ पर एड लेस करेंगे, जो भी हमारा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे, है ना, इन एक्टिविटी के तहत जो फाइनल आंसर रहेगा वहां पर हम लिख देंगे कैश, है ना, कैश जनरेट हुआ होगा या फिर यूज हुआ होगा, हम लिख देंगे कैश फ्लो और यूज्ड। यूज कब, अगर आंसर आपका माइनस में आया तो यूज लिखेंगे, अगर आंसर आपका प्लस में आया तो फ्लो लिखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन, है ना, इन ऑपरेटिंग, सॉरी नॉट ऑपरेटिंग, ये आपकी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप लिख देंगे इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अच्छा ये हमने लिख दिया। अब बात कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, है ना। अब आखिरी बात हम करें कैश फ्लो फ्रॉम, है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपका सी वाला पार्ट हुआ फाइनेंसिंग, है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा फाइनेंस एक्टिविटी का देखो, एक मैं हल्का सा आपको चार्ट बनाऊं फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता होगा, है ना। देखो हम कह रहे हैं फाइनेंस, हम कह रहे हैं फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब आप कंपनी ने कहां से फंड रेज किया होगा। देखो कंपनी के फंड रेज करने के तरीके क्या हुए, कंपनी या तो शेयर इशू करे या फिर कंपनी डिबेंचर इशू करे, है ना बात, या फिर कंपनी लोन ले ले, या फिर कंपनी लोन ले ले कहीं से। तीन तरीके तो हुए फाइनेंस को जनरेट करने के, आपके पास तीन तरीके हैं, या तो आप शेयर इशू करवाएं, डिबेंचर इशू करवाएं, या फिर आप लोन ले लें। ये तीन तरीके आपके पास हैं। तो इनके रिगार्डिंग अगर कहीं बात रहेगी तो बेटा वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आएगी। शेयर को इशू करना इस एक्टिविटी में प्लस होता है, डिबेंचर को इशू करना इस एक्टिविटी में प्लस होता है, लोन को इशू करना इस एक्टिविटी में, सॉरी लोन तो इशू नहीं कर रहे हम लोग, लोन लेना इस एक्टिविटी में प्लस होता है। ठीक बात। तो शेयर से जो पैसा आया वो यहाँ प्लस होगा क्योंकि फाइनेंस की एक्टिविटी के तहत पैसा आया है। डिबेंचर अगर आपने इशू करे तो उससे पैसा आपको आया, वो डिबेंचर का पैसा यहाँ पर आप ऐड करने वाले हैं। लोन से अगर आपको पैसा आया तो वो उसको आप ऐड करने वाले हैं। अच्छा माइनस क्या करेंगे फिर इस एक्टिविटी के अंदर, देखिए माइनस क्या करेंगे आप, जो आपके शेयर होल्डर है ना उनको आप डिविडेंड भी तो पे करेंगे, तो आपका डिविडेंड देना, है ना, डिविडेंड देना इस एक्टिविटी में माइनस होता है। उसके बाद डिबेंचर पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, डिबेंचर पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ से माइनस करने वाले होते हैं। ठीक है बात। आपका जो लोन है उस लोन पर भी यार आप इंटरेस्ट देने वाले हैं भाई, तो उस लोन पर आपको जो इंटरेस्ट रहेगा वो आप यहाँ से माइनस करेंगे। तो अल्टीमेट लेवल पर फाइनेंस के रिगार्डिंग जो बात होगी, पैसे का लेन देन जहां पर होगा उसकी सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इतनी एक्टिविटी करने के बाद आपका
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ गया। फिर आपने क्या करना है, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था वो ए वाला पार्ट था, बी वाला पार्ट था इन्वेस्टिंग, सी वाला पार्ट था फाइनेंसिंग। इन तीनों को ऐड करना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी करके यहाँ पर एक आंसर आएगा, है ना। अब इस आंसर में आपने ऐड करना होता है बच्चों, है ना, इस आंसर में आपने ऐड करना होता है ओपनिंग कैश, जो आपका ओपनिंग कैश है वो आपने ऐड करना है, एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। आपने ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड करना होता है। इस तीनों में, ए में, बी में, सी में, अगर आप ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी है, करंट इन्वेस्टमेंट आपका है, ठीक है बात, या कोई बिल्स रिसीवेबल है ना, बीआरबी इसी के अंदर आया कैश इक्विवेलेंट के। और तो क्या क्या मैंने कहा कैश इक्विवेलेंट के अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट आपकी करंट कैश इक्विवेलेंट के अंदर आए, आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर आई, आपका बिल्स रिसीवेबल कैश इक्विवेलेंट के अंदर आया, तो और जो आपके पास कैश होगा, इन तीनों को आपने यहां पर ऐड कर देना है। ए बी सी वाली एक्टिविटी में ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, जो आपका यहाँ एक फाइनल आंसर रहेगा ना बच्चों, एक आंसर यहाँ पे तो निकलेगा आपका, इस आंसर को हम बोलेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें फॉर्मेट, यानी जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहता है ना, वहां पर दिया होता है, तो आपका आंसर उस आंसर से आपका आंसर मैच करना चाहिए, है ना। हमारी बैलेंस शीट में कहीं पर कैश लिखा होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा होगा, हमारा कहीं पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा होगा, तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, आपकी सारी कार्रवाई करने के बाद, ए प्लस बी प्लस सी करने के बाद, फिर उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ने के बाद, आपका ये वाला आंसर उस फिगर से मैच करना चाहिए, है ना। मैं दिखा दे रहा हूं आपको, देखो बैलेंस शीट है आपकी 17 है और 18 है, ठीक है। मान लिया यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2 लाख रुपए और यहाँ दे रखा है 1 लाख रुपए, ऐसा कुछ हो, ठीक है बात। 17 में 2 लाख रुपए, 18 में 1 लाख रुपए। ये 18 वाला मामला हुआ, ठीक है, ये 17 वाला मामला हुआ। 17 वाला मामला मेरे लिए ओपनिंग था, ये ओपनिंग है, जो पिछले साल का जो बैलेंस है वो हमारे ओपनिंग था, तो ओपनिंग ये ए प्लस बी प्लस सी करने के बाद ये 2 लाख हम यहाँ प्लस करने वाले हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तहत। आपका जो आंसर अब आना चाहिए वो इस 1 लाख के इक्वल आना चाहिए अपने आप, आपका आंसर यहाँ पे 1 लाख आना चाहिए। तो ये था पूरे फॉर्मेट के रिगार्डिंग कि कैसे करना है हम लोगों ने, है ना। और बाकी ये जानकारी मोटी मोटी जानकारी थी कैश फ्लो के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। हमें मतलब पहले ये फॉर्मेट हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, वो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना, तभी आपके क्वेश्चन बनने पॉसिबल होंगे। तो मुझे लगा कि अदरवाइज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला था आज से, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली कि यार शायद आप लोग को दिक्कत आए, है ना। तो अगर आपको क्लियर है तो फिर ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो तो फिर एक बार आप वीडियो वॉच करें, दोबारा से फॉर्मेट पढ़ें और फिर क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कल से तैयार हो जाएंगे। कल से हम क्वेश्चन करने बैठेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि कैश फ्लो का मामला रहता क्या है। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि इन्वेस्टिंग के तहत सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स या परचेस करिए एसेट्स, ये बताने के लिए हमको पर्टिकुलर अकाउंट खोलने पड़ते हैं, है ना। अब वो किस किस कंडीशन में हमको अकाउंट खोलने पड़ेंगे वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके लिए लिए जाएंगे, है ना। लगभग 7 से 8 हम क्वेश्चन करेंगे और इतना सफिशिएंट होगा, आई थिंक इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, है ना। वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। अगर आप 8 क्वेश्चन करके जाते हैं ना कैश फ्लो के, तो फिर गुरु गारंटी है आप कैश फ्लो नहीं छोड़ के आएंगे, आप पूरे मार्क्स इसमें गेन करने वाले हैं, ठीक है बात। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।